नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस की इस धमाकेदार सीरीज में। मैं नैनश्री आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं इस धमाकेदार सीरीज के क्वेश्चंस को। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, जीवाश्म का, प्राइमेट्स का या फिर अस्थियों का। तो आपको बता दें, ये जो पैलियोंटोलॉजी होता है ये आपके जीवाश्म का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। वहीं आपके अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर मैचिंग में आते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए पैलियोंटोलॉजी एंड आपको नेक्स्ट दे दिया जाए यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी एंड नेक्स्ट दे दिया जाए आपको ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। यहाँ पर आपको अस्थियाँ दे दिया जाए, फिर आपको नेक्स्ट दे दिया जाए पक्षी दे दिया जाए, यहाँ पर आपको दे दिया जाए जीवाश्म। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पैलियोंटोलॉजी आपके जीवाश्म से संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी आपके पक्षी से संबंधित है एंड ऑस्टियोलॉजी आपकी अस्थियों से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है मैचिंग में आते हैं, तो याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? क्रो-मैग्नन मानव, जावा मानव, पीकिंग मानव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चट्टानों पर सर्वप्रथम जो रंगीन चित्रकारी है वो आपकी क्रो-मैग्नन मानव ने की थी। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे मानव की उत्पत्ति पूछी जा रही है कि किस युग में हुई है। ऑप्शन है आपके प्लीस्टोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या फिर ओलिगोसीन। तो मानव की जो उत्पत्ति है सोनोजोइक एरा इपोक का मतलब होता है युग। तो आपकी जो है मानव की उत्पत्ति सोनोजोइक एरा के प्लायोसीन युग में मानव के पूर्वजों की उत्पत्ति या एक इनका विकास जो है माना जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। मानव की उत्पत्ति का संबंध आपके प्लायोसीन युग से है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे कि एंटीजन है एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक या फिर आपके एंटीबॉडी का फल। तो आपको बता दें कि आपके जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है कि आपके एंटीजन और एंटीबॉडी आपके प्रोटीन से बने होते हैं। एंटीजन आपके कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एंटीजन जो है आपके ग्लोबिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? ग्लोबिन। एंटीबॉडी भी आपके प्रोटीन से बने होते हैं। किस प्रोटीन से? तो ग्लोब्यूलिन। नेम थोड़ा सा इनका सेम लगता है लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। तो याद रखना है आप लोगों को कि एंटीजन तो हमारे ग्लोबिन प्रोटीन से बने हैं लेकिन एंटीबॉडी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि सुपारी का खाने योग्य भाग होता है। आप लोग सोच रहे हैं सुपारी भी खाई जाती है क्या? वो वाली सुपारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिसमें हम लोग ब्लैकमेल करते हैं किसी को, फिर हम लोग उससे या फिर किसी को हम लोग अगवा वगैरह करवा लेते हैं तो उसको सुपारी देनी पड़ती है। ये उस सुपारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। खाने वाली सुपारी जो आपकी पान में, गुटखा में, लड़कों को पता होगा कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो सुपारी का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके बीज आवरण, भ्रूणपोष, अंतः फलावृत्ति या फिर मध्य फलावृत्ति। तो जो सुपारी होती है इसका खाने योग्य जो भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वह फलावृत्ति, अंतः फलावृत्ति, मध्य फलावृत्ति या फिर भ्रूणपोष। तो नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि मक्का का दाना है बीज, भ्रूण, अवास्तविक फल या फिर अवास्तविक फल। आपका जो मक्का का दाना है ये वास्तविक फल का उदाहरण है। वास्तविक फल किसे कहते हैं? वास्तविक फल को आपका कभी कभी सत्य फल भी कहा जाता है। सत्य फल सुना होगा आप लोगों ने, एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में वास्तविक फल, सत्य फल या ट्रू फ्रूट की बात की जाए तो ये एक ही होते हैं। आइए जानते हैं वास्तविक फल क्या होते हैं। तो वास्तविक फल वो होते हैं जिन फल का जो विकास है ओवरी से होता है। किससे होता है? ओवरी से जिनका विकास होता है उन्हें वास्तविक फल, सत्य फल या फिर आपके ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपने मक्का तो देखा ही, मक्का के अलावा आपका केला, आम और आपका जामुन, ये जो है आपके एग्जाम्पल होते हैं आपके वास्तविक फल के। आइए जानते हैं अवास्तविक फल के बारे में। तो अवास्तविक फल वो होते हैं जिन फलों का विकास आपके ओवरी को छोड़कर जो ओवरी होती है, ओवरी को छोड़कर फल जो आपके फूल हैं, फूल के अन्य किसी भाग से होता है। तो ऐसे आपके फल को कहा जाता है अवास्तविक फल, जिसे आप कहेंगे असत्य फल या फिर आपका फॉल्स फ्रूट। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं आपके सेब,
सेब के अलावा होता है आपका नाशपाती। आप लोगों ने खाया होगा, काफ़ी अच्छा फ्रूट है नाशपाती, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सारी इसमें विटामिन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। क्वेश्चन है आपसे कि एक सच्चा फल होता है निषेचित एवं विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड या फिर विकसित अंडाशय। तो आपको बता दें कि एक जो सच्चा फल होता है वो आपका जो है वो होता है आपका निषेचित एवं विकसित अंडाशय, यानी कि आपके सच्चे फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिसका निर्माण आपके ओवरी से होता है उसे हम लोग सच्चा फल कहते हैं, यानी कि वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, तो आपका सच्चा फल क्या हुआ? निषेचित एवं विकसित अंडाशय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई है। शायद आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके जो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो ऑप्शन है आपके ऊतक, नाभिक, अंग या फिर कोशिका। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो आपकी बेसिकली कोशिका मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कोशिका मानी जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो भी आपकी कोशिका ही है। क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि आपके सजीवों के शरीर की रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक और आपकी क्रियात्मक इकाई क्या है आपकी? वो आपकी कोशिका ही है। कोशिका की खोज इंपॉर्टेंट बनती है। तो कोशिका की जो खोज है वो आपकी की थी, आपने जो ये की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कब की थी इनकी खोज? तो कोशिका की खोज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कब की गई थी कोशिका की खोज। कोशिका का जो सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट बनता है। कोशिका की खोज किसी और ने की, कोशिका का सिद्धांत किसी और ने दिया। तो कोशिका का जो सिद्धांत है ये आपका किसने दिया था? इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आपका दिया था श्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, ये आपके दो व्यक्ति थे, स्लाइडेन एवं स्वान। इन दो व्यक्तियों ने आपका जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, याद रखना है आपको कि कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक से, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिका अंग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका का जो जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य होता है। ये जीव द्रव्य किससे बना होता है? ये जो जीव द्रव्य है आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। इसीलिए ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसके बारे में आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, वसा, खनिज या फिर जल। तो आपका जो कोशिका होती है उसमें आपका 80% से भी ज़्यादा आपका जल पाया जाता है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? यानी कि आपकी कोशिकाओं में आत्मघाती बैग किन्हें कहते हैं? राइबोसोम्स को, लाइसोसोम को, केंद्रक को या फिर आपके जीव द्रव्य को। तो आपकी आत्मघाती बैग यानी कि कोशिकाओं की जो आत्मघाती बैग है वो आपका कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज याद रखना है, पूछी जाती है एग्जाम में। लाइसोसोम की जो खोज है वो क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी। डूब गए थे। ठीक है, आप ऐसे याद रखना है कि लाइसोसोम्स डूब गए थे। ठीक है, तो क्रिश्चियन डी डूबे, ठीक है, इन्होंने जो है आपकी खोज की थी लाइसोसोम्स की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, और ऐसा कौन सा अंग है कोशिका में जिसमें डीएनए होता है? ऑप्शन हैं आपके अंतः प्रदव्य जालिका, गालिकी उपकरण, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बता दें कि आपकी कोशिका में जो केंद्रक है, केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो बेसिकली आपके किस में होते हैं? वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। मतलब आपकी जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इन दो जगह आपका डीएनए होता है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि डीएनए का संबंध जिस अति सूक्ष्म प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीएनए का संबंध एक अति सूक्ष्म प्रोटीन से होता है तो उस प्रोटीन को क्या कहते हैं। एल्बुमिन, हिस्टोन, ओसिन या फिर जिन। तो आपको बता दें कि जिन प्रोटीन तो मक्का में पाया जाता है। किसमें? मक्का में। एक मक्का लिखना था, ठीक है, मक्का, ठीक है। ओसिन प्रोटीन आपकी अस्थियों में होता है, इसीलिए आपकी अस्थियों को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। एल्बुमिन जो होता है ये आपकी अंडे की जर्दी में होता है, एल्बुमिन प्रोटीन। हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ये आपके डीएनए में होता है, हिस्टोन प्रोटीन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हिस्टोन प्रोटीन हमारे डीएनए में होता है। मैंने 2 प्रोटीन और आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। आपके एंटीजन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, वहीं एंटीबॉडी में आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। मैंने आज आपको इतने प्रोटीन बताए, याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि राइबोसोम्स होते हैं डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स जो आपके हैं आरएनए में होते हैं। किस में होते हैं? आरएनए में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद होता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा कौन सा अंग है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपके डीएनए में तो होगी लेकिन आपके आरएनए में नहीं होगी। ऑप्शन है आपके साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन या फिर थाइमिन। तो साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन ये तीनों चीज़ें आपके डीएनए और आपके आरएनए इन दोनों में ही पाई जाती हैं। केवल थाइमिन एक ऐसा है जो आपके डीएनए में तो मौजूद रहता है लेकिन आपके आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, इसीलिए 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। फ्रेडरिक हॉफ, मिस्टर फोबस लेबेनी या फिर वाटसन एवं क्रिक ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम डीएनए को अलग करने का कार्य आपकी फ्रेडरिक हॉफ, मिस्टर ने किया था, इसीलिए 1 ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए की द्विसूत्री संरचना जो आप बोलते हैं ना, डुई हेलिक्स संरचना, वो आपकी किसने पता लगाई थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, मॉर्गन ने या फिर वाटसन एवं क्रिक ने। तो आपको बता दें कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले आपके वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डुई हेलिक्स जो आपकी डबल हेलिक्स जो संरचना है इसका पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें से कौन सा पौधा है जो प्रदूषण का संकेतक है। ऑप्शन है आपके शैवाल, कवक, लाइकेन या उपरोक्त सभी। तो आपको प्रदूषण का संकेतक पौधा बताना है जो कि है आपका लाइकेन। अब ये कौन से प्रदूषण का संकेतक होता है। प्रदूषण तो आपके होते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। तो आपको बता दें कि जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा पौधा प्रदूषण का संकेतक है, तो आपने बता दिया लाइकेन। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है, तो वायु प्रदूषण का सूचक है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लाइकेन जो है किस गैस के प्रति जो है संवेदनशील होते हैं। तो आपको बता दें कि आपके जो लाइकेन हैं वो आपके SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मैंने फैक्ट बताया आपको कि जो आपके लाइकेन है ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। साथ ही साथ आपका जो लाइकेन है वो SO2 गैस की अधिकता की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। ये जो लाइकेन है आपकी आपकी जो वृक्ष हैं, वृक्ष की पत्तियों की छाल पर और आपकी जो प्राचीन जैसे आपकी कोई पुरानी सी दीवार है तो दीवारों पर, और आपको चट्टानें जो होती हैं चट्टानों पर, शिलाएँ वगैरह आपने देखी होंगी कुछ शिलाओं पर, ये जो है आपके लाइकेन जम जाते हैं। आप देखेंगे कभी, आप लोग गूगल वगैरह पर सर्च कर सकते हैं। तो आपकी जो लाइकेन है ये बेसिकली आपकी जैसे पुरानी जो चीज़ें होती हैं, दीवार वगैरह हुआ, शिलालेख हुआ, कुछ ऐसे चट्टान वगैरह हुई, तो इन सब पर बेसिकली देखने को मिलते हैं लाइकेन, ठीक है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणुओं से, विषाणु से, लाइकेन से या कवक से। आप लोगों ने अम्ल क्षार सूचक वाला ये जो टेस्ट है हम लोग बचपन में करते थे। बचपन में तो नहीं कहेंगे उसको, 9th-10th में किया था, मुझे अच्छे से याद है। जैसे मैं GGIC में पढ़ती थी तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल होता है तो वहाँ पर सारे प्रैक्टिकल अच्छे से कराए जाते थे, तो वहाँ पर खूब किया है ये तो लिटमस वाला, और मज़ा भी आता था इसको करने में। ये जो लिटमस पेपर वाला टेस्ट है ये इसमें कलर चेंज होता था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक था
वो आपका किससे प्राप्त होता है? लिटमस अम्ल क्षार सूचक आपकी लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से प्राप्त होता है। अभी अभी मैंने बताया लाइकेन क्या होते हैं, किस प्रदूषण के प्रति आपके जो संवेदनशील होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सभी चीज़ें आपको याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? आपकी जो चट्टानें हैं उन पर आपका लाइकेन का विकास होता है, पुरानी दीवारों पर होता है, प्राचीन खंडर वगैरह होते हैं उन पर आपके लाइकेन के विकास होते हैं, शिलाओं पर होते हैं। तो चट्टानों पर लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? कैरिकोल्स, निकोल्स, टेरिकोल्स या फिर सेक्सिकोल्स। तो आपको बता दें चट्टानी स्तर पर लाइकेन के विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है, इसीलिए फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे है कि लाइकेन जो नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, याद रखना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में। आपके ऑप्शन है शैवाल एवं जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस। तो आपको बता दें कि आपके जो शैवाल हैं वो नग्न चट्टानों पर उगते हैं। ये बेसिकली आपका सहचर होते हैं, किसका? शैवाल और कवक का, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। ये चीज़ तो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है। अब शैवाल है तो कोई ना कोई शैवाल का नाम होगा, अब कवक है तो कोई ना कोई कवक होगा। तो यहाँ पर आपको यही जानना है कि आखिर कौन सा कवक रहता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका कवक होता है, वो कवक जो होता है आपका होता है एस्को, नेम थोड़ा सा इसका बड़ा सा है, आपको याद रखना है, एस्को माइसिटीज, माइसिटीज। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब कॉमन क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा, एक आध क्वेश्चन आपका इस तरीके का पूछ लिया जाता है, 1-2 क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो एस्को आपके जो एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपका कवक होता है। वहीं शैवाल जो होता है, शैवाल जो शैवाल वाला घटक होता है आपके लाइकेन में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइकेन जो है हमारा कवक और शैवाल का सहजीवी तो होते हैं, तो उस कवक का नाम क्या है? एस्कोमाइसिटीज अथवा आपके बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, वहीं शैवाल का नाम है आपकी यहाँ पर साइनो था, ठीक है, मैंने यहाँ पर नो नहीं लिखा, साइनोबैक्टीरिया। याद रखना है आपको कि शैवाल का नाम है साइनोबैक्टीरिया, वहीं कवक का नाम है एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज। ये तो आपने जान लिया कि ये हमारे कवक हैं और ये हमारे शैवाल थे। इन दोनों का सहचर्य का परिणाम होता है आपका लाइकेन। ये जो है आपके साइनोबैक्टीरिया और एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज का जो सहचर्य होते हैं वो होते हैं लाइकेन। ठीक है, अब आपको ये चीज़ जाननी है कि जो आपके लाइकेन में कवक वाला जो घटक होता है, ये जो कवक वाला घटक है, इसको पर्टिकुलर एक वर्ड कहा जाता है। उस वर्ड का नाम आपको याद रखना है कि क्या कहा जाता है। तो इस कवक वाले भाग को लाइकेन में क्या कहा जाता है? माइकोबायोन्ट। क्या कहा जाता है? माइकोबायोन्ट। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा बोलने में चूक रही हूँ, आप लोग भी चूकेंगे लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, माइकोबायोन्ट। ठीक है, माइकोबायोन्ट। यहाँ पर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपके लाइकेन में जो कवक वाला घटक है उसको माइकोबायोन्ट कहा जाता है, वहीं आपका जो शैवाल वाला घटक होता है उसको साइकोबायोन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोबायोन्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अब। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आपके लाइकेन में जो कवक वाला घटक होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं, वहीं आपके शैवाल वाले घटक को साइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? कृत्रिम प्रोसेस से, यानी कि आर्टिफिशियल प्रोसेस से, जीवाणु से, कवक से या फिर विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो आपको बता दें कि प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन है ये आपकी बेसिकली प्राप्त होती है किससे? ये आपकी कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, कवक को आपका फफूद कहा जाता है, फफूद। यदि आपसे कवक ना देके फफूद बोला जाए तो आप समझ जाना कि कवक या फफूद हमारी एक ही चीज़ होती है। तो आपके कवक से प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होती है। ये जो कवक या फफूद होते हैं ये आपके कौन से जीव हैं? ये आपके यूकैरियोटिक जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव। ठीक है,
यूकैरियोटिक जीव का मतलब क्या है, यानी कि आपकी इनकी जो कवक या फिर फफूंद की जो कोशिकाओं में झिल्ली है, आपकी झिल्ली से बंधे हुए जो अंग और स्पष्ट नाभिक होते हैं कवक या फफूंद में। मैंने ये कहा कि कवक या फफूंद में जो है कोशिकाओं की झिल्ली से बंधे अंग और स्पष्ट नाभिक होते हैं, जिस वजह से इन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके कवक या फफूंद को? यूकैरियोटिक जीव, क्योंकि इनमें एक स्पष्ट नाभिक होता है और आपकी जो कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं। ठीक है, कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि कवक के अध्ययन या फिर जिसे आप कवक विज्ञान कहेंगे, तो कवक विज्ञान होता है आपका माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी आपका कवक विज्ञान होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और आपका बोला जाता है कि संसार के प्रारंभ होने से पहले आपके जो हैं कवक मौजूद थे, मतलब संसार के प्रारंभ से पहले भी जगत में जो उपस्थित थे वो आपके कवक ही थे। ठीक, ये जो कवक हैं अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कवक जो है अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने इतनी सारी चीज़ें जानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, देवदार, चीड़, सिकोइया। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये आपका सिकोइया है। ये बेसिकली आपके अमेरिका या कैलिफोर्निया वगैरह में देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और इसकी एज आप सोच भी नहीं सकते। ये आपका 100 से 200 बरस तक जो है जीवित रहता है ये पेड़। ठीक है, इस पेड़ की आखिर लंबाई कितनी होती है? तो इस पेड़ की लंबाई आपका 115 से, ये वेरी कर सकती है, एकदम एग्जैक्ट यही नहीं है। ठीक है, 115 मीटर से 115.5 मीटर से लेके आपकी 93.8 मीटर के बीच जो है इसकी लंबाई होती है। काफ़ी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 100 से भी ऊपर इनकी जो है लंबाई है, 100 मीटर से भी ऊपर। ठीक, इतनी चीज़ें आपने समझी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला, डीडीटी, टेरिलियम या मार्सिलिया। आपको उस जलीय फर्न का नाम बताना है जिसका यूज़ जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आपको बता दें उस जलीय फर्न का नाम है एजोला। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। एजोला जो है आपका एक जलीय फर्न होता है। ठीक है, आइए जानते हैं ये होते क्या हैं। तो आपके जो एजोला होते हैं ये होते क्या हैं, आपको बता दें ये जो एजोला हैं पानी में पनपने वाले छोटे बारीक पौधों की जाति होती है। क्या होते हैं, आप जब कभी देखेंगे तो पानी में ऐसे छोटे छोटे हरे कलर के उग आते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ये एजोला होते हैं, ये पानी में पनपने वाले बहुत ही छोटे छोटे बारीक से एकदम पौधे होते हैं। ठीक है, इन्हें फर्न कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फर्न। ठीक, फर्न। साइंस की भाषा में इनको फर्न कहा जाता है, वैसे एजोला कहते हैं। ठीक है, तो जो एजोला की पंखुड़ियाँ हैं, एजोला की पंखुड़ियाँ, कभी आप देखना एजोला को तो एजोला में कुछ इस तरीके की पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक, ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं इन पंखुड़ियों से एनाबीना आपका जो है एनाबीना एजोला जो है नामक नील हरित शैवाल जो है आपका सूक्ष्मजीव प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एजोला की पंखुड़ियाँ से एनाबीना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एनाबीना एजोला नामक एक नील हरित शैवाल जाति का सूक्ष्म जीव प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये सूर्य के प्रकाश से वायुमंडलीय जो आपकी नत्रजन है यानी कि नाइट्रोजन उससे आपका यौगिकीकरण करता है। और होता क्या है कि यही फिर हरे खाद की तरह फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, तो एनाबीना और आपके जो है एजोला ये दोनों आपके सहजीवन को दर्शाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से दो आपके फर्न आपके सहजीवी सहचर को दर्शाते हैं। तो आपके सहजीवन सहचर को आपका जो है एजोला और आपकी जो है एनाबीना दर्शाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि आपकी एजोला की पंखुड़ियों से आपने एनाबीना नामक एक नीलहरित शैवाल जाति का जो है सूक्ष्मजीव प्राप्त किया। इसी सूक्ष्मजीव ने आपके वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन से यौगिकीकरण किया। फिर हुआ क्या कि इसी को हमने एक ग्रीन खाद की तरह यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अच्छे से एजोला के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वपोषित है। स्वपोषित का मतलब है जो अपना खाना स्वयं बनाता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेंगे? जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है तितली, मशरूम, शैवाल या टिड्डा। तो आपको बता दें कि स्वपोषित इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपका शैवाल है, क्योंकि शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपसे कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक, जीवाणु, लाइकेन या फिर शैवाल। तो आपको बताना है कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। तो आपके जो एल्गोलॉजी होते हैं ये बेसिकली आपके शैवाल का अध्ययन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया, लैमिनेरिया, स्पाइरोगाइरिया या फिर समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा तो आपका मत्स्य वर्ग में आता है, ठीक है। आपको बताना था कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन जो है आपके लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। किससे? लैमिनेरिया से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। चावल नहीं होता, चावल होता है, ठीक है। चावल, मनी प्लांट, गुलाब या फिर बांस। तो संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वो आपका बांस है। आपको एक चीज़ बता दें कि बांस को जो है घास की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये आपका घास की श्रेणी में आता है बांस, ठीक है। ये आपका कुछ दिन पहले ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, अब ये कंफर्म हो गया है कि आपका बांस जो है घास की श्रेणी में आता है। आपका पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है, याद रखना है। ये जो बांस है आपका, ये ग्रेमिनियई कुल की जो है घास होती है। किसकी? ग्रेमिनियई। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ग्रेमिनियई, ठीक। तो ग्रेमिनियई मैं फिर से लिख देती हूँ, बांस, ग्रेमिनियई, ठीक है। तो ग्रेमिनियई कुल की होती है आपकी बांस, घास होती है ये एक तरीके की, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस को अब घास की कैटेगरी में रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें एजोला और जो एनाबीना जैव उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके चावल, गेहूं, चना या मक्का। तो चावल जो आपकी फसल होती है, चावल की फसल में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का यूज़ किया जाता है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप इस मज़ेदार सीरीज़ को आपने भी एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। एंड बने रहिए इसी तरीके से 9th क्लासेस पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।